नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में भी हम 3 भाग यानी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं चौथा भाग लेके आया हूँ, 4th पार्ट, और उम्मीद करता हूँ यही मेरा फाइनल पार्ट होगा क्योंकि इसमें मैं सारी टाइप कवर कर चुका हूँगा और इन केस इसमें एक आधी टाइप रह जाती है तो मैं उसके लिए एक पार्ट और ले आऊँगा। लेकिन अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसमें अपना कवर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं मैंने 3 पार्ट में क्या क्या कराया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी 3 पार्ट में परसेंटेज में क्या क्या पढ़ाया गया है। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको जनरल टॉपिक पढ़ाया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन। इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड पार्ट में कुछ क्रमिक परसेंटेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। फिर थर्ड पार्ट में जो है मैंने आपको पढ़ाया मिक्सचर के बारे में भी पढ़ाया, आपको जानकारी पूरी दी। और इसके अलावा रेशो के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप फटाफट जाके वो तीनों पार्ट देख लेंगे, जिससे कि चौथे पार्ट में आपको मजा ही आ जाएगा करने में। देखिए, अब चौथा पार्ट जो हमारा आता है, इसमें मैं 2 या 3 तरीके के क्वेश्चंस और लेके आया हूं, 3 टाइप के। आप टाइप समझ सकते हैं। देखिए, टाइप से मेरे को जो लगता है, टाइप से बच्चे को कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहते हैं। यदि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको लंबे समय तक ये चीजें रिमाइंड रहेंगी। इसलिए मैं मैथमेटिक्स में टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आता हूं, ना कि एकदम से सारे क्वेश्चन लिख के रख दिए और बिना किसी टाइप के बेसलेस में आपको कराए जा रहा हूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहां पर हम टाइप वाइज लेके आते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इस चीज से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं पार्ट 4 में। मेरा अगला जो टाइप है उसको देखिए। अगला टाइप जो मेरा आधारित है वो है छात्रों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने के आधार पर। छात्र उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण हो, ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मान लो इतने परसेंट बच्चे इंग्लिश में पास हैं, क्लास में इतने परसेंट बच्चे मैथ्स में पास हैं, दोनों मिला के इतने बच्चे फेल हैं, तो बताओ टोटल कितने बच्चे पास हुए। इस तरह के सवाल आते हैं और अधिकतर सभी लोग इसको सेट थ्योरी से अटेम्प्ट कराते हैं। लेकिन देखिए, हम इसको सेट थ्योरी से अटेम्प्ट नहीं कराएंगे। आने वाले 1-2 सवालों में इसके भी सवाल हमने लिए हैं और देखेंगे। सबसे पहले इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको। देखिए, बेसिक क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, टोटल अंकों के 30% प्राप्त हुए, और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह बच्चा जो है वो 28 नंबर, पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज्यादा पा गया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। यहां वो आपसे परीक्षा में अधिकतम अंक भी पूछ सकता है और वो यहां पर आपसे परीक्षा के कितने पासिंग मार्क्स है ये भी पूछ सकता है। यानी पासिंग मार्क्स भी और अधिकतम भी दोनों पूछ सकता है। दोस्तों, दोनों देखते हैं, ठीक है। तो माना परीक्षा के अधिकतम अंक x हैं, माना परीक्षा में अधिकतम अंक बराबर है x। अब x है अधिकतम अंक। अब बताइए, पहले वाले छात्र को कितना प्राप्त हुआ है? 30% अधिकतम अंक का प्राप्त हुआ है। तो पहला छात्र जो प्राप्त किया, पहला छात्र मेरा बेचारा बच्चा जो फेल हो गया, उसको देखो उसने क्या करा। पहले छात्र ने प्राप्त करे 30%, का मतलब 30/x, या मैं 30% ही लिख देता हूं और भी क्वेश्चन में आपके लिए आसानी रहेगी। 30% प्राप्त किया किसका? ऑफ x, जो कि मेरा टोटल था। ये मेरे पासिंग मार्क्स की लाइन है, ये मेरे पासिंग मार्क्स की लाइन है। और कितने से फेल हो गया वो? 12 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया दोस्तों? 12 अंकों से। तो पासिंग मार्क्स की लाइन से 12 अंक कम आए। अब दूसरा बच्चा जो है, दूसरा छात्र की बात करते हैं। दूसरा छात्र, ये थोड़ा होशियार छात्र था, ये क्या हुआ? ये पास हो गया। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे इसने? 40% किसका? ऑफ x, यानी टोटल का 40% प्राप्त किया। और दोस्तों, ये कितने से? ये पासिंग लाइन से 28 नंबर ज्यादा है, यानी जो पासिंग अंक हैं, तो मैं ये कह सकता हूं ये मेरे पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स का मतलब होता है जो पास होने वाले नंबर हैं वो हैं। तो अब आप बताइए, ये सवाल में
हमें एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल जनरल नॉलेज से हो जाएगा। देखिए इधर 30% था, ठीक है, इधर 40% था। 30% 12 अंक पहले था, 40% 28 अंक बाद था। तो देखिए ये जो 10% का अंतर है, 30 से 40% होने में कितने परसेंट जुड़े बच्चे के? 10%। यह 10% का अंतर किसके बराबर है? 12 तो इधर के और 28 इधर के, तो 12 प्लस 28 टोटल हो गया 40। तो 10% अंक 40 अंकों के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखो 30% अंक से 12 अंकों से फेल था, 40% अंक में 28 अंकों से पास है, तो जो डिफरेंस आया वो 10% का आया। 10% में अंकों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 12 इधर थे 28 उधर, तो टोटल 40 हो गए। 12 जोड़ो फिर 28 जोड़ो, 40 अंक हो गए। तो बताइए दोस्तों 10% अंक किसके बराबर हैं? जल्दी से बता दो। 10% अंक जो हैं, 10% अंक टोटल के वो बराबर हैं 40 अंकों के। तो दोस्तों 1% अंक किसके बराबर हो जाएंगे? 4 नंबरों के। दोस्तों 100% अंक किसके बराबर हो जाएंगे? मैं माना 100% ही है मेरा टोटल, 400 अंकों के। तो 400 अंकों का टोटल है, यानी 10% मेरा x का, ये 10% आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10% ऑफ x 40 है, 1% ऑफ x 4 है, 100% ऑफ x 400 है। तो 100% का मतलब पूरा x 400 है। 400 नंबर का पेपर था वो। आप समझिए कितने नंबर का पेपर था? 400 नंबर का पेपर था। और पासिंग मार्क्स भी अब आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। पासिंग नंबर अगर वो पूछे तो, यहां पर पूछे नहीं है, यहां तो मैंने टिक कर दिया कि 400 अंकों का पेपर था। लेकिन यदि वो पूछ ले बताओ पासिंग मार्क्स क्या थे, तो आपको पता है 30% में 12 और जोड़ दो, आप पास हो जाओगे। 12 से ही तो फेल हुए हो। तो 400 का 30% निकालना जरा मेरे दोस्तों। 400 गुणा 30/100 तो कितना आ जाएगा ये? 120। 120 पे तो बच्चा फेल है। कितने नंबर से? 12 से। 12 और जुड़वा दो उसमें, तो कितना आ गया दोस्तों? 132 पे पास है। 132 पे पास है। ये पूछा नहीं गया लेकिन जानकारी के लिए बता दिया, सवाल में पूछ सकता है। 400 अंकों का पेपर था, 132 पे बच्चा पास हुआ है। ये बात आपको क्लियर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल वो पूछता है एग्जाम्स में, ऐसे सवाल वो तुरंत पूछ लेता है और बच्चे को सेकंडों में जवाब देता है बच्चा, केवल डिफरेंस करके कि भाई डिफरेंस बराबर इतने अंक, 100% में इतने अंक, खत्म, तुरंत हो जाता है सवाल। चलिए दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? ये मेरा वही प्रतिशत पे आधारित है जिसे लोग सेट थ्योरी वैसे कराते हैं। मैं आपको जनरल नॉलेज से इसको करा दूंगा। थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए बस। देखिए एक निश्चित परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 77% उम्मीदवार किसमें उत्तीर्ण हुए? अंग्रेजी में। और 34% गणित में असफल हुए, यानी फेल हो गए। 77% उम्मीदवार तो अंग्रेजी में पास हुए हैं और 34% गणित में असफल हो गए हैं। यदि 13 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 13% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में भी फेल हुए और अंग्रेजी में भी फेल हुए, दोनों में फेल हो गए। तो वो पूछ रहा है और 748 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी? अभी देखिए जब मैं ये सवाल आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे किया जाए, बहुत ही मुश्किल सवाल हो रहा है। लेकिन एक या दो डब्बों की बनाने की मदद से ही यह सवाल आप तुरंत कर दोगे। देखो कैसे, बिल्कुल बेसिक ध्यान से देखना। देखिए पहला डब्बा बनाओ इंग्लिश का, दूसरा डब्बा बनाओ मैथ का। इंग्लिश मैथ, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं विषय इंग्लिश मैथ। ये बन गया, ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये डब्बा तो बना दोगे। ये पास का, ये फेल का, एक पास का एक फेल का। लिखो बच्चों कितना प्रतिशत पास थे। एक निश्चित परीक्षा में 77 उम्मीदवार 77% पास थे, 77%। तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हो गए? फेल हो गए दोस्तों 23%। 23% फेल हो गए, क्योंकि 100% उम्मीदवार बैठते हैं, 77% पास तो 23% फेल हो गए। बहुत बढ़िया बात आपने कर दी। अब बात करते हैं
कितने बच्चे ऐसे हैं जो गणित में पास या फेल हैं? तो इसने दिया हुआ है कि 34% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में असफल हैं। तो ये 34 लिख दिया मैंने, 34%। तो गणित के सफल बता दो। गणित के बच्चे भी 100% मानेंगे। तो बताओ दोस्तों कितना हो गया? ये हो गया हमारा 66%। 66% बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे मैथ में पास है। अब ये मैं कैसे निकाल रहा हूं? टोटल को मैं 100% मानता हूं, टोटल को मैं 100% मानता हूं, तो ये जोड़ मैं 100% के बराबर कर देता हूं। ये जोड़ भी 100% है, ये जोड़ भी 100%, आप देख लीजिए। अब आप एक बात बताइए, बच्चे 23% फेल हैं इंग्लिश में और 34% फेल है मैथ में। वो ऐसा बोल रहा है कि 13% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो यदि मैं टोटल करता हूं टोटल फेल का, क्योंकि जो देखिए यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो दोनों विषयों में दिया हुआ है उसी का टोटल करेंगे। दोनों विषयों में फेल दिया हुआ है तो फेल का करेंगे, दोनों विषयों में पास दिए हुए हैं तो पास का ही टोटल करेंगे, इसका नहीं करेंगे। इसको कुछ मत करना, टोटल जो दोनों विषय को छेड़ने वाली चीज कर रहा है उसका करिए टोटल। तो टोटल कर दो, इसका कितना हो गया दोस्तों? 7 और 57%। अब 57% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फेल हैं, लेकिन मेरे दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, 57 में 13% दोनों बार जुड़ गए। वो 13 इसमें भी हैं, वो 13 इसमें भी हैं। आपको समझ में आ गई ये बात? क्योंकि 13% बच्चे ऐसे हैं जो फेल है इंग्लिश में भी और 13% बच्चे ऐसे हैं जो फेल है मैथ में भी। तो वो 13%, वही जो डफर बच्चे हैं 13%, वे बेचारे यहां भी जुड़े हुए हैं, वे बेचारे यहां भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी टोटल काउंटिंग उन्होंने खराब कर दी, बढ़ा दी। मुझे क्या करना चाहिए काउंटिंग सही करने को? 13% 2 बार जुड़े, एक बार जुड़ने चाहिए थे, एक बार घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो चाहे इसमें से घटा दो, या टोटल में से एक बार घटाना है, 2 बार नहीं, क्योंकि 2 बार जुड़े हैं। तो जो डबल हुए वो -13% मैंने कर दिया, जो डबल हुए वो -13% मैंने कर दिया। तो मेरा टोटल हुआ 44% तो फेल। अब 100% बच्चे थे जिसमें से 44% मेरे फेल हो गए, तो बताओ पास कितने हुए? यदि 44% बच्चा फेल हुआ तो पास कितना हुआ? 56% पास, 56% पास। अब वो आपसे जो भी पूछे आप उसका जवाब देंगे। इतना काम तो आप सेकंडों में कर लेंगे, मेरे को समझाने में ही समय लगा, लेकिन अब आपको करने में नहीं लगेगा। आपने करना क्या है, ऐसे डब्बा बना लेना है, पास फेल लिख लेना है, पास फेल लिख लेना है। जो भी उनकी प्रतिशत दी हुई है 100 करके उसका माइनस करके आप बड़े आराम से निकाल लोगे। जब आप ये निकाल लोगे फिर आप ये देखोगे कि कॉमन वाला दे रखा है या नहीं। जैसे यहाँ पर 13% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ था, तो वो 13 इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। वो कॉमन वाले को एक बार हटा दीजिए, चाहे इसमें से चाहे इसमें से चाहे एक बार टोटल में से। ये कॉमन वाला मैंने एक बार हटा दिया, ये मेरे एग्जैक्ट अनुत्तीर्ण बच्चे आ गए जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब मेरे उत्तीर्ण कितने हैं? 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, ये उत्तीर्ण है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो क्या कह रहा है, 748 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो मेरे दोनों विषयों के उत्तीर्ण कितने हैं? ये टोटल मत करना, अब तो यही है भाई, दोनों के फेल दोनों के पास। इनको टोटल करने की आवश्यकता अब आपको नहीं है, क्योंकि दोनों के फेल आ गए तो ये 100 में से माइनस करेंगे तो दोनों के पास आ गए। तो देखिए 56% अभ्यर्थी स्टूडेंट जो हैं वो बराबर है 784 के, दिया हुआ है 784 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 56% स्टूडेंट क्या किसके बराबर है? 784 के। वो कह रहा है कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो 100% निकालना है। 1% स्टूडेंट कितना हो जाएगा बताइए? 784/56, 784/56। और 100% अभ्यर्थी यानी टोटल अभ्यर्थी सारे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100% स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट ही तो पूछ रहा है वो, ये हो जाएगा 784/56 गुणा 100 गुणा 100। तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, इसको काट लीजिए। 56 एकम 56, कितना बचा मेरे दोस्तों? 78 में से 56 गया तो कितना बचा? ये बचा 2 और ये बचा 2, 224, 224। और 56 को आप करेंगे फिर कितने से? 4 से, तो 4 से करेंगे तो 224 ही आ जाएगा। तो ये 14 से कट गया, 14 से कटा तो कितने बच्चे हो गए दोस्तों? 1400। कितने स्टूडेंट हो गए? 1400 पे टिक कर देंगे। ये भी बिल्कुल क्लियर सवाल,
एक और सवाल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बात आप पहले नोट कर लो, फिर एक सवाल और लेते हैं बिना सेट, बिना किसी चीज के मैं आपको ये सवाल सॉल्व करा दूंगा। और ये तो मैं मैक्सिमम आपके लिए लेके आया हूं, मैक्सिमम टफ, इससे इजी सवाल आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। 25% दोनों में असफल हुए हैं, असफल वाले 25% दोनों में हैं, ठीक है। और 240 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और 240 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्या करना है, फिर वही है, लिख लीजिए इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ। बना लिया डब्बा, बना दीजिए, बिल्कुल क्लियर कट डब्बा बना लीजिए। और ये क्या हो गया, पास और फेल, पास और फेल। बताइए इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं, 75, तो कितने फेल, 25%, बिल्कुल क्लियर। मैथ में बताओ 60% पास, तो कितने फेल, 40%। अब टोटल जो बच्चे फेल आ रहे हैं, क्योंकि फेल क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में 25% दोनों में असफल बताए हैं। ये बेचारे 2 बार जुड़ गए, 65% में टोटल करता हूं तो ये 2 बार जुड़ गए। कौन से बच्चे, ये 25% बच्चे 2 बार जुड़ गए। क्यों जुड़ गए, ये बेचारे यहां भी फेल है और यहां भी फेल है, डबल में फेल है। जोड़ना तो एक बार है, अब चाहे एक में फेल हो चाहे 2 में फेल हो, फेल तो फेल ही है बच्चा। तो हमने 2 बार जोड़ दिया, तो एक 25 आप माइनस कर दीजिए, तो टोटल बच्चा जो फेल है वो 40% है। टोटल बच्चा जो फेल है वो 40% है, और टोटल बच्चा जो पास है वो 60% है। तो फेल वाला बच्चा टोटल 40 और पास वाला बच्चा 60%। अब बताओ क्या कह रहा है, 200 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 240 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 60% जो है वो 240 के बराबर है। 60% ऑफ स्टूडेंट बराबर है किसके, 240 के। 100% निकाल लोगे, 1% किसके बराबर हो गया, 1% हो गया 4 के, तो 100% किसके बराबर हो गया, बताइए स्टूडेंट का, 400। क्वेश्चन ही खत्म भाई। 60% 240 के बराबर है, 60% 240 के, तो 1% कितना, 60 बटे में चला जाएगा, कट जाएगा 4 के, तो 100% किसके बराबर हो गया, 400 के। 100% अभ्यर्थी थे, यानी 400 अभ्यर्थी थे, 400 पे टिक कर देंगे। और अब सवालों को सेकंडों में करने की आदत डाल देंगे। अब सवाल बहुत जल्दी होंगे, अब कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, पॉज करके नोट कर लिया करो, आगे बढ़ो। देखिए स्कूल में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। 150 छात्र है जो दोनों में विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी अब की बार कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो डबल में हुआ हो, सब कोई एक एक में ही फेल है। एक में मैं फेल, एक में आप फेल, एक में फलाना फेल, एक में वो, तो सब एक एक में है, कोई 2 में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब इस सवाल को भी आप बड़े आराम से कर लोगे, इसमें माइनस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। क्या करना है हमें, इंग्लिश और मैथ, डब्बा बना लेना है, डब्बा बनाने की आदत जल्दी से डाल लो। ये लो, ये डब्बा हो गया। बताइए क्या कह रहा है, 90% छात्र अंग्रेजी में पास, फेल, तो ये 10% फेल, बिल्कुल क्लियर। 85 आ जाइए, 85 गणित में, तो ये 15% फेल, बिल्कुल क्लियर। अब टोटल फेल कितने हैं, 25%, क्योंकि उसने फिर यही कहा है कि कोई भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं है, तो यानी इसमें से कितना माइनस करूं, 0, कोई भी छात्र ऐसा नहीं है, तो टोटल आ गए 25% फेल। इसको टोटल मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि आप इसको टोटल करेंगे तो ये 100 से ज्यादा है, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। उसने आपको अनुत्तीर्ण के बारे में ही बताया कि कोई भी छात्र 2 में अनुत्तीर्ण नहीं है, तो ये टोटल आ गए बच्चे फेल। अब 100% में पास कितने बच्चे दोस्तों, 100% में से 25% घटा दो तो 75% पास, 75% पास, 75% पास, 25% फेल। अब बताइए वो क्या पूछ रहा है,
वो यह पूछ रहा है कि 150 छात्र दोनों विषय में पास हैं, यानी 75% बराबर किसके है बता दीजिए। 75% ऑफ स्टूडेंट, 75% ऑफ स्टूडेंट बराबर 150 है दोस्तों। 1% ऑफ स्टूडेंट बराबर है 2 के, 100% ऑफ स्टूडेंट बराबर होगा 200 के। सेकंडों में निकालोगे सवाल। पूछ क्या रहा है ये जरूर देख लिया करो, कभी एकदम वो हो जाओ अरे हमें तो सवाल आता है। कुल छात्रों की संख्या बिल्कुल सही पूछ रहा है, 100% ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। 200 छात्र हैं, 200 पे टिक करके नोट करके आगे बढ़ेंगे। 200 पे टिक कर लो, नोट कर लो और आगे बढ़ जाओ बहुत जल्दी। बात क्लियर हो गई आपको? बात समझ में आ गई होगी आपको? नोट कर लीजिए इसको, बड़े आराम से इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें अब आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल अगला देखिए। एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 85% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 73% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। 73% अभ्यर्थी दोनों के दे दिए उसने, ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं ये निकालना है। कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं आपको ये निकालना है। बात क्लियर हो गई? बात बिल्कुल आसान सी है, जनरल नॉलेज की बात है, जनरल नॉलेज से ही करेंगे। सेट क्यों लगाएं? सेट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए वैसे तो आपको बाद में लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन था। इंग्लिश और दूसरा क्या दे रखा है, ये मैथ ही परेशान कर रहा है बच्चों को, इंग्लिश और मैथ, इसी में बच्चे सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारा पास का कॉलम, ये हो गया हमारा फेल का कॉलम, ठीक है। 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास है तो 20% फेल है। उसके बाद वो कह रहा है कि 85% अभ्यर्थी गणित में पास है तो 15% फेल है, यही तो कह रहा है। उत्तीर्ण है, हाँ उत्तीर्ण है ना दोनों, बिल्कुल सही बात है, उत्तीर्ण है, ठीक है। अब वो कह रहा है 73% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 73% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर 73% अभ्यर्थी की तो जरूरत है, यही तो हुए हैं दोनों में उत्तीर्ण, तो ना मुझे इसकी जरूरत ना मुझे इसकी जरूरत, मुझे तो ये बता देना है अब कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल रह गया, मुझे कुछ नहीं देखना, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, मुझे तो ये क्या कह देना है जी 27%। कितना? ये 100% के बराबर है तो 27%। क्वेश्चन दमदार जब बनता, क्वेश्चन दमदार जब बनता, अभी सुनो क्वेश्चन ये क्या दमदार बनेगा। वहां पर अगर ये पूछ ले कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हैं, लिख लो सवाल, कितने प्रतिशत, ये दमदार क्वेश्चन है। अभ्यर्थी, बिल्कुल लिख लो, अभ्यर्थी दोनों विषयों में, दोनों विषयों में फेल हैं, अनुत्तीर्ण है यानी, ये बताओ, ये है टैलेंटेड सवाल। तो देखिए दोनों ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण है। आप एक चीज देखो, टोटल जो है 20 और 15 35 आया, 35% आया टोटल, और आपका जो टोटल आ रहा है फेल का वो 27% आ रहा है जो उसने दिया है कि 73% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है तो 27 तो फेल हुए। तो बताओ ऐसे कितने प्रतिशत अभ्यर्थी हैं जो डबल जुड़ गए। तो मेरे ख्याल से एक बार माइनस करते हैं, एक बार क्या माइनस किया जाए कि 27 आ जाए, 8 माइनस किया जाए। ये 35 में क्या माइनस किया जाए कि 27 आ जाए, 8, तो आप 8 को माइनस कर दोगे तो 27 आ जाएगा। 35 माइनस 8 27, इसका मतलब 8% लोग इसमें भी जुड़ गए थे, इसमें भी जुड़ गए थे, एक बार मैंने घटा दिए तो मेरा 27। तो यहां से जो सवाल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये बनता है कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बिल्कुल सही बात है, दोनों विषयों में वो 8% हुए हैं दोस्तों। ये 27 वाला तो है हमारा जो कि एक में हुए हैं, है ना। तो कितने परसेंट अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, हमने वही लिखवाया है, यहां भी वही था, ठीक है, दोनों विषयों में फेल हुए यही लिखवाया, यही सवाल है। तो 8% अभ्यर्थी हैं जो हमारे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। बात समझ में आ गई? वही सवाल है जो हमने कहा, वही सवाल है, आप उसकी टेंशन ना लो। देखिए 73% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए,
73%, ये 73 दिया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दिया हुआ है। जब 73 पास हुए तो फेल कितने हुए जल्दी से बता दो, 27%। आपका टोटल कितना आ रहा है फेल का, 35%। अब ये घपला क्यों आ रहा है ये बताओ, कि 35% तो मेरा टोटल है, 27 उनका। क्यों आ रहा है, क्योंकि 8% अभ्यर्थी ऐसे थे जो दोनों में विषय में फेल थे, जो मैंने अभी तक घटाए नहीं हैं। मुझे वो 8% अभ्यर्थी दोनों में घटाने हैं, तभी तो 35 और 27 बराबर हो जाएंगे। 35 माइनस 8 कर दूंगा तो 27 ही आ जाएगा। तो 8% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों विषय में बिल्कुल फेल हैं। बात क्लियर, 8%। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टाइप, प्रतिशत व्यय और बचत के आधार पर। प्रतिशत व्यय यानी भाई मैंने इतना कमाया, इतना प्रतिशत यहां खर्च कर दिया, इतना प्रतिशत वहां खर्च कर दिया, इतना प्रतिशत पेट्रोल में खर्च कर दिया, एंड में मुझे कितनी बचत हुई, ऐसे सवाल आएंगे। बिल्कुल बेसिक टाइप लेके आया हूं। ये देखिए, ये सवाल को देखो, फिर समझ में आएगा सवाल की गंभीरता के बारे में। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, जो भी कमाती है उसका 40% खाने पर खर्च कर देती है, 20% घर के किराए पर, बिल्कुल क्लियर, 10% मनोरंजन टीवी वगैरह देखने में, मूवी देखने में, और 10% वाहन पर, यानी पेट्रोल, स्कूटी, गाड़ी का पेट्रोल भराने में। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, बचत दी गई है 1500, तनख्वाह नहीं दी गई उसकी, तो उसकी प्रतिमाह वेतन बताइए। तो प्रतिमाह वेतन देखिए दोस्तों, जो भी उसका वेतन है मैं उसको 100% मान लेता हूं, ठीक है। माना जो वेतन है वो 100% है, 100%, ठीक है। 100% है, एक्स भी मानना चाहो एक्स मान लो, यानी 100% वेतन मैं कमा रहा हूं। अब बताओ कितना परसेंट मैंने खर्च कर दिया भोजन पर। तो सबसे पहले भोजन किया मैंने 40% में। दोस्तों कितना बचा, अभी और देख लेते हैं। कितना मैंने खर्च कर दिया किराए पे, घर का किराया, घर का रेंट, ये खर्च कर दिया दोस्तों मैंने 20%। टोटल 60% में खर्च कर चुका हूं अब तक। फिर मैंने 10% मनोरंजन पे, मनोरंजन पे कितना, मनोरंजन पे मैंने कर दिया 10%। तो अब दोस्तों कितना हो गया, 40, 60, 70% मेरा जा चुका है, 30 बचा। 10% और मैंने वाहन पे कर दिया, वाहन पे कितना दोस्तों, 10%। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 40, 60, 70, 80। 80% में खर्च करता हूं तो बचत कितनी होगी मेरी, बचत जो होगी मेरी वो होगी 20%, तभी तो 100 बनेगा, 20%। अब ये टोटल करके देखो 100 हो गया, 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100, तो मेरी 20% बचत है दोस्तों। 20% जो बचत है वो मेरी 1500 के बराबर उसने दी गई है। तो 20% मेरी तनख्वाह का 1500 रुपए है, तो यहां से बड़े आराम से आप निकाल लोगे। 20% सैलरी का, तनख्वाह का कितना है, 1500 रुपए। वेरी गुड, 20% मेरी सैलरी का 1500 रुपए है। कोई मेरी सैलरी बता सकता है, बिल्कुल बता दोगे जी, हम तो गरीब आदमी हैं। कितना है, 1500 गुणा 100/20, ठीक है दोस्तों। तो ये 20 से कट गया 5 और 15 कितना हो गया, 75, 5 पंजे 25 और 75, तो 7500 रुपए बस सैलरी है, 7500 रुपए वेतन है। ये बात आपको क्लियर होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से हमको सवाल करने हैं, लेकिन परसेंटेज में ध्यान देने वाली बात है, अभी ध्यान दिला दूंगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे आने वाली है। ये सवाल बेसिक था, आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि सवाल को ऊपर नीचे कर देता है। देखिए क्या, श्री राज अपनी आय में से 20% घर के किराए पर और शेष का, ये शब्द पूरे क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देता है। इससे पहले वाले में ऐसा शेष शब्द कहीं नहीं आया था। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% वाहन पर। कहीं भी ऐसा शब्द नहीं लिखा था कि शेष का इतना या शेष का इतना। जहां पर ये शेष शब्द आ जाए, जहां पर ये मेरे दोस्तों शेष शब्द आ जाए,
या रिमेनिंग आ जाए, रेस्ट आ जाए, ठीक है, ये शब्दों पे जाके एकदम रुक जाना, ये बहुत खतरनाक शब्द है, क्वेश्चन गलत कराने वाले शब्द हैं ये। अभी देखिए शब्द क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं कैसे पकड़ में आएगा ये क्वेश्चन हमारे। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये लीजिए, मैंने बिल्कुल क्लियर यहां पर इसको कर दिया है। अब देखो, श्री राज अपनी आय का 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करते हैं। यदि वह प्रतिमाह 3600 रुपए बचाते हैं तो प्रतिमाह उनकी कुल आय कितने रुपए है। तो फिर मैं वही मानता हूं कि श्री राज की टोटल आय 100% है। 100% जानते हो, माना x है, 100% है, कुछ भी मान लो। उसमें से कितना उन्होंने घर का किराया दे दिया, 20%। किराया कितना है दोस्तों, 20%। अब 20% के बाद क्या बोला उसने, शेष। तो पहले शेष निकालो। जब आप पहले शेष निकाल लोगे फिर उसका हिसाब किताब वहां करेंगे। शेष कितना हो गया, 80%। शेष कितना हो गया मेरे दोस्तों, 80%। यानी किराया अगर 20% है तो बचा कितना, अब 80%। अब शेष का 70%, ना कि टोटल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर शेष का 70% है, यानी रिमाइंडर का। तो 20 जब घट गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 80। वहां राधा के केस में सब टोटल का हिस्सा थे, ये वाला अब इस 80% का हिस्सा है। मेरे दोस्तों 80% का 70%, मेरा पहला चैप्टर याद करो। पहले मैं बताया था 80 का 70% कैसे निकलेगा, यहां निकाल देता हूं अलग में। 80% का 70%, ये लीजिए, 1% को ढक लो, 1% को भिन्न में परिवर्तित कर लो। 1 0 से 1 0, 8 7 56, 56%। ये बात समझ में आई। एक ही परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तित करो, एक को ऐसे ही रहने दो। तो 80 वाले को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 70 को मैंने भिन्न में परिवर्तित करा, 8 7 56, ये मेरा 56% आ गया। तो मेरा 56% है, जो कि क्या है, घरेलू खर्च। 56% क्या है, घरेलू खर्च। ये टोटल का आया है, घरेलू खर्च 56%। अब कितना बचा, अब जो बचत है वो इधर है, ये बचत है। तो ये हो गई हमारी बचत। दोस्तों बचत कितनी है, 80 में से 56% घटा दो, तो 80 में से 56% घटा दो, कितना बचा दोस्तों मेरे, ये बचा मेरा 24%। कितना बचा, 24%। अब आप जोड़ के देख लीजिए क्या क्या आएगा। देखिए 24% हो गया, 24 प्लस 56 80, 80 प्लस 20 100, टोटल हो गया पूरा। अब बचत कितनी आ गई मेरी, 24% मेरी बचत है। ये मेरे जो आए ये टोटल पे आए हैं सब, ये 56% और ये जो 24% आया है ये टोटल पे आया है, ये अब टोटल पे आ रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए 24% टोटल का कितना है, 3600 रुपए। 24% टोटल मेरी तनख्वाह का कितना है, 3600 रुपए। तो 24% मेरी सैलरी का कितना है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 3600। बिल्कुल सही, 3600 रुपए दिया हुआ है। तो 3600 रुपए है ये। तो क्या मैं अपनी सैलरी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरी सैलरी जो है वो है 24/100 गुणा सैलरी बराबर 3600। ठीक है, तो सैलरी आ जाएगी, सैलरी जो आ जाएगी 3600 गुणा 100/24। इसको आप निकाल लीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 छिंग 36, तो 600 गुणा 100/4। ठीक है, और यहां से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15,150। तो मेरी सैलरी 15,000 है, मेरी सैलरी 15,000 है, 15,000 मैंने टिक कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। शेष का बहुत महत्व है, यानी ये शेष बचा 80%, इसका 70% निकाला, इसका 70% और 30% हमने किया, तो हमारा आ गया 56% और 24%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके ये वाला डाउट क्लियर कर दिया बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि ये अभी और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं लेके आ रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पुराने वाला ही आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे और हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 42% गणित में असफल रहे। असफल का है, यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है? बहुत जल्दी से 21% है। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बहुत ही इजी सा सवाल है, पहले करा चुका हूं, अब आप इस सवाल को कर लेंगे, कर लीजिएगा, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए सवाल पे आते हैं। अगला जो टाइप है वो है n वर्ष के बाद और n वर्ष के पहले मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर। ये देखिए ये सवाल कहां यूज होता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा, यहां भी बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बताऊंगा, तो सवाल आपके चुटकियों में निकलेंगे। ये होता क्या है, मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, या कोई मशीन मान लीजिए 100 रुपए की मैंने मशीन ली। अब आपको पता है जब मशीन कार्य करती है तो वो मशीन की जो वैल्यू है घटती रहती है। जैसे आप इस चीज को बहुत आराम से जानते होंगे, आपके पास स्कूटी या बाइक जो भी है, ठीक है, जब खरीदते हो तो मान लो 70-80 हजार रुपए की खरीदी, अगले साल जब इंश्योरेंस कराने जाते हो तो उस पर जो अंकित मूल्य होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? वो कहते हैं कि जी मशीन में डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया जैसे जैसे मशीन खर्च होगी, यूज होगी, उसमें उसके जो कीमत है उसमें कमी आती चली जाएगी। इस कमी के कारण उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके कारण वो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज के आधार पे निकालते हैं। अगले साल और कम हो जाएगी, उससे अगले साल और कम हो जाएगी। तो ये तो चीज हमने देखी है पर्सनल लाइफ में अपनी में, जब हम बाइक का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन आज किसी गांव की इतनी है, अगर इस दर से बढ़ रही है 5% दर से, 6% दर से, तो कल को बढ़ जाएगी, अगले साल ज्यादा होगी, उससे अगले साल और ज्यादा होगी। तो मान लो अब की बार ये 3 साल का हिसाब करने लगे। तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे वो इस टाइप में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सारे सवालों को एक एक करके करते हैं। देखिए पहला सवाल, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? तो सबसे पहले तो दोस्तों एक फार्मूला याद रखो। फार्मूले में ये एपी भूल जाइए, फार्मूला जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आप याद रखिए। फार्मूला है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, 100 की पावर एन। एक फार्मूला तो दोस्तों ये है, ठीक है। एक फार्मूला है ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन, ठीक है। यह कब है? दोनों फार्मूले कब कब है ये मैं बता देता हूं। जब कोई वस्तु R% की दर से बढ़ती है तो n वर्ष बाद इतनी हो जाती है। मान लो ये शुरुआत में इतनी थी, ये मूल कीमत थी उसकी, मूल कीमत, ये वस्तु की मूल वैल्यू थी, R से बढ़ी। इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, पहले नीचे वाला रब कर दूं, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। देखिए मूल कीमत थी P, ये लीजिए मूल जो था वो था P, ठीक है। R% की दर से बढ़ी है, बढ़ी का कैसे पता चलेगा? यहां बीच में प्लस आएगा। कितने वर्ष के लिए निकाल रहे हैं? n वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। कितने वर्ष के लिए निकाल रहे हैं? n वर्ष के लिए। तो n वर्ष बाद ये जो P है, ये जो मूल है, यह बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों? A हो जाएगा। ये नोट कर लो, बस पहले चीज तो यही नोट कर लो। यदि मूल P है और R की दर से बढ़ रही है कोई भी चीज, तो n वर्ष बाद वह जो मूल है वह बढ़कर A हो जाएगा। वह बढ़कर कितना आ जाएगा? टोटल अब आ जाएगा A। समझ गए?
अब इसी का क्या होगा, कम का वाला कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, कम वाला a बराबर p 1 माइनस r बटे 100 की पावर n। तो यहां पर p क्या है, मूल, r क्या है, r दर घटी। अब घटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस है बीच में, प्लस होता तो बढ़ती है, बढ़ रही है, r होता तो घट रही है, ठीक है। अब p मूल है, कितने वर्ष के लिए, n वर्ष के लिए, और हमारा n वर्ष बाद हो कितना जाएगा, n वर्ष बाद जो हमें प्राप्त होगा वो है हमारा a। तो ये a p से कम होगा, क्योंकि ये 1 से छोटी संख्या है, क्योंकि ये 1 से छोटी संख्या है, 1 से छोटी संख्या की p से गुणा करोगे तो a कम होगा, यानी a घट के आएगा। तो इस वाले केस में a जो है वो p से कम है, p से कम है, समझ गए। और इस वाले केस में क्या है दोस्तों, ये 1 से बड़ी संख्या है, तो a जो है वो p से ज्यादा है, p से ज्यादा आएगा, समझ गए। तो ये आपको सवाल में देखना है, a ज्यादा कब आएगा और a कम कब आएगा। ये बेसिक सी नॉलेज अगर आपको पता चल गई तो आप इसके सवाल बड़े आराम से कर दोगे कि कम वाला कहां रखना है, मेन है रखने का। इसमें ये नोट कर लिया आपने, ये भी नोट कर लिया होगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को नोट कर लेंगे तब हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सवाल क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20 की दर से घट जाती है, 20 की दर से घट जाती है। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या इतनी थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अभी मैं फार्मूला लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं ए और पी कहां कहां क्या क्या मानना है। ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन। माइनस का किस लिए, क्योंकि दर घट रही है, ये बात तो समझ में आ गई। तो एन कितना है, 2 वर्ष की बात करिए तो एन बराबर तो 2 मान लेंगे। एन बराबर कितना मान लेंगे दोस्तों, 2 वर्षों की बात करिए। और रेट जो है, दर जो है वो हमारा 20% है, तो आर बराबर 20% हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको और थोड़ा सा करीब ले जाता हूं इस क्वेश्चन के। ए बराबर पी 1 माइनस 20 बटे 100 की पावर 2, 1 माइनस 20 बटे 100 की पावर 2। तो ए बराबर पी, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 हो गया, तो 5 यानी 4/5 की पावर 2, 4/5 की पावर 2। अब माइनस का था तो सीधी सी बात है, ये कम होगा ये ज्यादा होगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बच्चा कंफ्यूज यहां होता है, रटा देते हैं सब लोग, मैं लॉजिक लगवा रहा हूं हल्का सा। देखिए वो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, नहीं होगी। तो वर्तमान वाली तो ये है, बताइए वर्तमान कम आएगी ना, ये माइनस है तो ये कम आएगी। और 2 वर्ष बढ़ी वाली 2 वर्ष पहले की ये थी, 2 वर्ष पहले ये थी। ये लॉजिक है बस। अगर मान लीजिए कम हो रही है माइनस में, तो कम वाली ये, ज्यादा वाली ये। आपको ये बात देखनी है कि बढ़ रही है घट रही है। तो वर्तमान निकालने को कही है उसने, क्या निकालने को कही है, वर्तमान। तो आप यहां पे निकाल देंगे, 2 वर्ष वाली यहां रख देंगे। तो आपका जो सवाल बन गया दोस्तों वो यही बन गया। अब आपको वर्तमान की निकालनी है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। कितनी दे रखी है, 10,000। तो 10,000 दे रखी है, तो देखिए क्या हो गया। अब आप यहां पर रख दीजिए ए बराबर 10,000, क्योंकि कम आएगी ना ये वैल्यू, तो इसलिए 10,000 यहां रखना है। और 4 गुणा 4 बटे 5 गुणा, यानी 5 गुणा 5, ये हो गया। काट लीजिए, बड़े आराम से कट जाएगा। ये कितना से कट गया, 5 दूनी, और ये हो गया हमारा कितना, 2,000, 2,000 हो गया। फिर काट लीजिए, 5 चौका चौका, तो ये हो गया 400। तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 4 16 64, 6400। ए बराबर हो गया हमारा 6400। तो जो हमारी संख्या 10,000 थी,
जनसंख्या वो 2 साल बाद 6400 रह जाएगी, क्योंकि घट रही है, क्योंकि घट रही है। तो यहां पर निकालने की यही ट्रिक है, अगर माइनस है तो ये छोटा ये बड़ा, कुछ नहीं सोचना। जो आपको लग रहा है छोटी वैल्यू आ रही है वो यहां रख दो, जो छोटी वैल्यू आ रही है वो यहां रख दो, जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो यहां रख दो। तो ये झंझट से बच जाओगे कि इधर क्या रखना था उधर क्या रखना था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज यही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज यही है। आगे बढ़ो, देखो मैं बताता हूं अगले सवाल में, अब आप गलती नहीं करोगे। मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% से घट रहा है, ठीक है। ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन, ये फार्मूला लगेगा, घट रहा है। आर बराबर कितना है दोस्तों, 5%। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, कम होगा नहीं होगा, घट रहा है तो कम होगा। तो आपसे ये पूछा है, ये कम वाला पूछा है, और ये दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछा है तो n बराबर 2 हो गए। ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया मेरा? देखिए मेरा लॉजिक ये है कि अगर आपने माइनस लगाया है, आपने माइनस लगाया है तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कम है। अब आप लॉजिक लगाओ कि मशीन की करंट वैल्यू जो है वो 2 लाख है, 2 वर्ष बाद क्या आएगी, कम आएगी, तो ये निकालना है। 2 वर्ष बाद कम आएगी तो ये निकालना है, लगा दो। कम यानी ए बराबर कितना है भाई, 2 लाख, 2 ही लाख है ना, हाँ जी 2 लाख है, 2 लाख। और ये कितना, ए माइनस 5 बटे 100 की पावर 2। ये बात समझ में आ गई आपको? तो 5% की दर से कट रहा है, ये हो गया 20। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 20। तो कितना हो गया ये 20 से, ये हो गया 19 बटे, तो ए बराबर जो आ जाएगा 2 लाख गुणा 19 बटे 20 गुणा 20। तो ये बड़े आराम से अब आप सॉल्व कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से ये काट लेता हूं मैं। पहले क्या करता हूं मैं, 19 की 19 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए। तो हमारा कितना हो गया दोस्तों, आप 19 की 19 से कर दीजिए, तो 9 ने 81, 81 का 1 8, और कितना हो गया 9 एकम 9, और ये कितना हो गया दोस्तों 17, और यहाँ कितना हो गया ये 19। तो दोस्तों कितना आ गया, 1 6 और 3, ठीक है, 1 6 और 3। अब यहां से इसको काट लेते हैं, 361 गुणा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये 1000, और गुणा 1000 बटे 2, यानी कैलकुलेशन है अब तो, और ये कितना हो जाएगा 500। तो यहां से आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, कितना हो गया ये 3610 गुणा 5, 3610 गुणा 5, 0 5 6 पंजे 30 का 0, 3 गया, 5 तिया 15 18, 18050, ऑप्शन ढूंढो, 1805, 1 जीरो और 2 लाख है ना, तो 1 जीरो हो रहा है, 1 2 3, तो यहां पर हमारा 500 आएगा ना, तो 1 जीरो हो रहा है, ये लो, ये लो, ये लो। तो 1805000 बिल्कुल टिक कर दो, 1805000। तो यहां पर बड़े आराम से आपको कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लो, फिर और इसके दूसरे सवाल देखते हैं जिसमें बढ़ भी रही होगी। ऐसे सवाल भी लेके आया हूं मैं जिसमें बढ़ भी रही होगी। चलिए, एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% घट जाता है, 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक प्रतिवर्ष कितना घट जाता है, 20 के हिसाब से घट जाता है, तो कितना कम हो जाना चाहिए? ए बराबर पी 1 माइनस 20 बटे 100 की पावर 3, इतना प्रतिशत ही तो कम हो जाएगा। निकाल लो कितना आया ये पी, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया 5, तो कितना हो गया दोस्तों ये 4 बटे 5 की पावर 3, ठीक है, 4 बटे 5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा पी 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5। ये आ गया टोटल फ्रैक्शन जो हमारा घटा। ये टोटल फ्रैक्शन है जो हमारा घटा है, याद रखना, यही फ्रैक्शन तो घटा है इसमें से। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी अगर देखो मैं ये कहूं कि 4, अगर मैं इसको ये कहूं कि भाई इतना परसेंट ऑफ पी, तो मुझे बस यहाँ 100 ही तो लगाना है। अब फ्रैक्शन तो आ चुका, अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ पी। तो देखिए
4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 100% ऑफ पी। ये लीजिए, इतना परसेंट हो गया पी का। निकाल लो इसको, ये तो निकल ही जाएगा। 5 से 20 और 5 से चौके, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना हो जाएगा? तो 4 चौक 16, 1 6 24, 256। तो 256 बटे 5 तो कितना हो गया? 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 तो 91.2। कितना हो गया? 51.2। कितना हो गया दोस्तों? 51.2%। तो यहां इंपॉर्टेंट ये था, ये तो फ्रैक्शन है जो घट रहा है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में, उसने परसेंटेज पूछा है कि 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम हो जाएगा। यहां पर उसने परसेंटेज में पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने फ्रैक्शन में निकाल लिया। फ्रैक्शन में निकालने के बाद इसी की मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो ये परसेंटेज बन जाएगी। इतना परसेंट शुरुआती कीमत का मेरा कम हो जाएगा। तो मेरा ए जो आया वो आया 51.2% ऑफ पी। शुरुआत का 51% कम हो गया। शुरुआत का 51% मेरा ये कम हो गया। ये बात आपको क्लियर होगी। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में मेल का मतलब यहां पर आप ये कर लीजिएगा पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए गांव था, वहां पर 9800 लोग रह रहे थे, ठीक है। एक वर्ष बाद की बात कर रहा है वो बस। पुरुषों की जनसंख्या में 8% का इजाफा हुआ और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद वो इतने से इतने हो गए, ठीक है। तो आप निकाल दीजिए। ये आसान सवाल है, कैलकुलेटिव है, बहुत आसान है। देखिए कैसे। मान लो 9800 लोग थे। 9800 में से x तो थे पुरुष, x तो क्या थे दोस्तों? पुरुष। तो बचे क्या? 9800 माइनस x, ये थी महिलाएं, ये थी हमारी महिला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये थी महिला। अब पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई है? 8% की। तो पुरुषों में वृद्धि, पुरुष वृद्धि हो गए, कितने हो गए? 8% ऑफ x। ये पुरुषों की जनसंख्या हो गई। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 108 बटे 100x। इतने तो पुरुष हो गए हमारे वृद्धि के बाद। भाई x पहले थे 8% और x का बढ़ गया तो बढ़े हुए जोड़ दिए x में। तो ये तो मेरी परसेंटेज हो गई पुरुषों की, ये तो मेरी परसेंटेज हो गई पुरुषों की। महिलाओं की तरफ आ जाइए। महिलाओं की वृद्धि कितनी है? महिलाओं की वृद्धि कितनी है दोस्तों? महिलाओं की जनसंख्या में 5%। तो देखिए ये तो मेरी पहले की थी और इसी में जोड़ देता हूं 5% और इसी का। यहां पर कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो गया, लेकिन इसको समझो तो ये 105 ही हो गया। ये भी कितना हो गया दोस्तों? 105। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी किसी में 5% ऐड करते हो तो उसी का 105 हो जाता है। 105% ऑफ 9800 माइनस एक्स। 105% ऑफ 9800 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ के 10,458 के बराबर रखना है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें क्वेश्चन में है। मैं जानबूझ के सवाल को लेके आया हूं क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या होता है, मुझे तो ये मिला, मैं ले आया। वहां एग्जाम में हो सकता है छोटी छोटी कैलकुलेशन आए जो आपसे चुटकियों में हो जाए। तो कंसेप्ट के लिए सवाल लाया हूं, आपको डराने के लिए या कैलकुलेशन दिखाने के लिए सवाल नहीं लाया हूं मैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरे सवाल लाने का उद्देश्य आपको कंसेप्ट देना है, कैलकुलेशन देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो छोटी कैलकुलेशन कई बार आराम से कट जाती हैं। तो इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल किसके बराबर होगा? जोड़ दीजिए। 108x बटे 100 प्लस 105 बटे 100 9800 माइनस x बराबर हो गया 104458। और ये ज्यादा लंबा नहीं है, अभी आगे आने टाइम में सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे। अभी क्या करता हूं मैं, इसको ओपन कर लेता हूं। 108x बटे 100 प्लस ये 105 गुणा 9800 बटे 100
माइनस 105/100x बराबर 10458। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात एकदम क्लियर होगी या नहीं होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, 108x/100 माइनस 105x/100, और यहां से 0 से 0 कट गई तो कितना हो गया, प्लस 105 गुणा 98 बराबर 10458। इसको उधर ले जाइए, इसको आप उधर ले जाइए, और इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसको आप उधर ले जाइए तो कितना हो गया, 3x/100 और बराबर 10458 माइनस 105 गुणा 98। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 98 को 105 से कर लीजिए तो 98 गुणा 5 कर लेते हैं, कितना हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 गया, और ये हो गया 45, 490। तो 98 100 में 490 जोड़ दो, 98 100 में 490 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 9 2 10290। कितना हो गया दोस्तों, ये 10290। तो 10458 माइनस 10290, ये अंतर आया, ये अंतर आया, निकाल लीजिए कितना आया। कितना आया दोस्तों, निकाल लो इसको फटाफट। इसको आप निकाल लेंगे तो कितना हो गया, ये 8, और ये कितना हो गया आपका 6, और ये कितना हो गया 1, 168। तो 3x 100 बराबर 168 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16800/3, 16800/3। तो यहां पर आप कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 3 पंजे 15, 1 गया, कितना हो गया, ये 15, 1 3 6 18, 18, और ये कितना आ गया 5600 आ गया। तो जो हमारे मेल हैं वो 5600 है, 5600 ही आया ना दोस्तों। तो जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको आप बड़े आराम से कर सकते हो कि हमारे मेल कितने आए, हमारे मेल आए टोटल 5600। तो x की वैल्यू हमारी 5600 आ गई। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप आराम से निकाल सकते हो। कैलकुलेशन टफ थी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर ये लीजिए, ठीक है। तो 5600 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हम कर देंगे इसको, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आया मिश्रित। मिश्रित में क्या है दोस्तों, ये मिक्सचर है, यानी इसमें कोई भी सवाल आ सकता है। मिश्रित में ऐसा हम यूं नहीं कह सकते कि भाई इसी का सवाल आएगा, इसमें पूरा मिक्सचर आ सकता है। तो मिक्सचर में तो देखिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं एक दो बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आया हूं, वो मिक्सचर में हम देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारे आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं सवाल लेके आया हूं आपके लिए वो देखते हैं। देखिए, एक बॉल का बहुत बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, फिर चुनाव वाले सवाल हैं कुछ, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ये लीजिए, ये बॉल का सवाल हम लेके आए, पहले इसको कर लेते हैं, फिर हमारे एक दो चुनाव वाले सवाल भी करेंगे। देखिए क्या सवाल है, बॉक्स में 100 नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं और 50 काली गेंदें हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर 100 तो नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं और 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें निकाल और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, यानी डब्बे में से हमने निकाल ली। तो वर्तमान काली गेंदों का प्रतिशत बताइए। तो वर्तमान काली गेंदों का प्रतिशत बताइए। अभी देखने में सवाल थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, एक बॉक्स है, इसके अंदर गेंदें पड़ी है, ये लीजिए गेंद डाल दी। अब इसमें टोटल गेंद बताइए। तो 100, अगर मैं बॉक्स देखूं तो 100 तो है नीली, 100 तो है नीली, ये बात समझ में आ गई। 50 है लाल और 50 है काली, और टोटल कितनी है, टोटल है दोस्तों 200। टोटल कितनी है 200। ये निकालने से पहले की हमारी संभावना है कि भाई ये है। अब निकालो, बताओ क्या क्या निकालना है। अभी हमने निकाली है 25% नीली गेंदें, 25% नीली निकाल ली। तो देखिए 100 में से उसकी 25% नीली गेंदें निकाल ली,
तो 100 में से 25% हमने नीली गेंदें निकाल ली। नीली कितनी थी? 100 थी, तो ये लीजिए कट गया, बचा 75। तो 75 तो नीली गेंदें बची, 75 गेंदें तो नीली बची निकालने के बाद, और 50% लाल गेंदें निकाल ली। लाल कितनी थी? 50 थी, तो 50 की 50% आप निकाल लीजिए। बिल्कुल, ये लीजिए 50 की 50% मैंने निकाल ली, तो कितना हो गया? 50 2 25। सबको पता है 50% 50 का 25 आएगा, तो ये कितना हो गया? 25 गेंदें रह गई कौन सी? लाल। 25 गेंदें रह गई दोस्तों लाल, ये लीजिए, ये रह गई। और काली को नहीं छेड़ा गया। काली को देखे कहीं भी उसने नहीं लिखा कि छेड़ा गया है, तो काली गेंदें कितनी रह गई? 50 रह गई काली। अब बताओ डब्बे में क्या क्या पड़ा है? 75 तो नीली, ठीक है, और 25 लाल, 25 लाल, ठीक है, और 50 ब्लैक यानी काली। ऐसे ही लिख दिया फिलहाल मैंने, काली। अब वो कह रहा है परसेंटेज निकालो। परसेंटेज क्या होता है बताइए? काली गेंदों का प्रतिशत क्या होगा? प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो टोटल कितनी है? टोटल कितनी है दोस्तों बता देना? 150। टोटल कितनी है अब गेंदें? 150। पहले 200 थी, 50 हमने निकाल ली, तो टोटल तो 150 है। और काली कितनी है उसमें से? 50। तो परसेंटेज क्या हो गया? 50 बटे टोटल यानी 150 गुणा 100। तो ये कटा इससे, ये कटा 3 से, तो 100 बटे 3% आ गया। ये सभी को पता है, 33 सही, 1/3% आपका उत्तर है, 100 बटे 3%। तो मिश्रित का एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब वोटिंग का सवाल कुछ मैं आपको कराऊंगा। अब मैं कुछ वोटिंग के सवाल आपको कराऊंगा, जिससे कि आपके और भी ज्यादा स्टैट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ये आप लिख लीजिए ताकि मैं अगले सवाल पे आ जाऊं, नोट कर लीजिए। अब मैं सवाल पे आता हूं वोटिंग के। देखिए, वोटिंग का जो बेसिक सवाल है, पहले मैं वोटिंग की बेसिक चीजें समझाता हूं आपको। वोटिंग की बेसिक चीजें क्या होती हैं? देखिए, टोटल वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का मतलब है टोटल वोटर जो आपके क्षेत्र में है, जो वोट डालने लायक हैं। 18 साल से प्लस वाले जो भी है वो वोटर हैं आपके यहाँ, जिनकी वोट बनी हुई है। तो वोटर लिस्ट में टोटल वोटर होगा। क्या होगा दोस्तों? टोटल वोटर होगा वोटर लिस्ट में। अब वो मतदान करने कितना गया? ये तो 100% हो गया, ये तो 100% हो गया मान लो टोटल वोटर। अब मान लीजिए मतदान करने जो पहुंचा, मतदान करने, अगर वो 100% पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है, 100% ही हमारे मतदान हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वो 30% नहीं गया, तो वो जो मतदान करने पहुंचा वो 70% पहुंचा मतदाता जिसने मत डाला, तो टोटल वोटर का 70% ही तो वोट डले। तो आपका क्या रहा? देखिए 100% टोटल था, तो हमारा 30%, एग्जाम्पल ले रहा हूं, नहीं गया, नहीं गया वोट डालने। तो कौन गया? मात्र 70% हमारा वोटर गया वोट डालने। तो 30 तो हटा ही दो, क्योंकि ये गया ही नहीं, ना ही ये गिनती में आएंगे कहीं। ये आ गया 70% जो हमारा वोट डालने गया। अब वोट डालने में आपको पता है कुछ बुजुर्ग जन, कुछ ऐसे लोग जिनको ढंग से दिखता नहीं है, या नॉलेज का अभाव मान लो, वो वोट अगर ठप्पे वाली है तो गलत डाल देते हैं। कई बार कहीं ऊपर नीचे ठप्पा लग जाता है। तो अब आती है बात वैध और अवैध वोट की। जब वोट डाल लिया है तो अब बात आती है वैध वोट और अवैध वोट की। तो देखिए, वैध वोट क्या होते हैं? जो सही वोट ठहरे, काउंटिंग के लायक, जिनको सरकार ने या जो काउंटिंग के लिए बैठे हुए हैं पीठासीन अधिकारी, उसने बिल्कुल सही बैठाया, वो वैध वोट हो गई। मान लीजिए 50%, 50%, सॉरी 80% मान लेते हैं, या 90% मान लेते हैं, 90%, और 10% अवैध वोट मान लेते हैं, 10% अवैध वोट मान लेते हैं। तो बताइए क्या हुआ? तो यहां पर 90% 70 का कितना हो गया? 63, और यहां पर कितना हो गया? 7। तो जो असली काउंटिंग हुई, 100% वोटर लिस्ट में से जो असली काउंटिंग हुई, वो हुई 63%। अब इस 63 में से दो जने मान लो कंटेस्टेंट है। यहां हमारे यहां 2 का ही सवाल आएगा, 3 4 का नहीं आता।
ये नहीं आएगा फलाना पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, इतने वोट इतने वोट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। वो कहेगा जी 2 लोग खड़े थे, एक को इतने प्रतिशत मिल गए, एक को इतने प्रतिशत मिल गए। तो ये है वोटिंग का पूरा प्रोसेस, ये वोटिंग का पूरा प्रोसेस है। ये आपको मेरे ख्याल से हम इतने इलेक्शन देख चुके हैं कि हमें ये पता होता है। अब मैं वोटिंग का आपको क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपको और जानकारी बढ़े। देखिए ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। तो देखिए यहां पर ना जब कुछ ना दिया हो तो टोटल वोट पड़ी है, कोई अवैध वोट नहीं, सब कुछ होगा क्लियर। यानी जो भी वोट पड़ी 100 की 100% वो दोनों उम्मीदवार को गई, वो दोनों उम्मीदवार को गई। तो देखिए मान लीजिए 100% वोट पड़ी जिसको मैं एक्स मान रहा हूं, यही दोनों उम्मीदवारों को गई है। तो एक हो गया हारा हुए कैंडिडेट को मिली 40%, एक हो गया जीता हुआ कैंडिडेट, जीते हुए को मिली 60%, क्योंकि कोई भी अवैध वोट नहीं हुई और कोई भी सबके सब वोट डालने गए। तो 40 और 60। अब बताओ कितनी वोट से जीत गया? वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, 298 वोट से हार गया। तो बताइए क्या होगा? ये जो 298 वोट से हार गया इसका कैसे आप करेंगे? सवाल बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए ये जो 20% का अंतर है 298 वोट के बराबर है या नहीं है? बता दीजिए। ये जो अंतर है 20% का टोटल वोटों का, ये 298 के बराबर है या नहीं? बिल्कुल है जी। तो निकाल लीजिए। तो देखिए 20% टोटल वोट बराबर है, ये अंतर 20% है, किसके बराबर है? 298 वोट के। किसके बराबर है? 298 वोट। तो 100% किसके होगा? बड़े आराम से निकल जाएगा। 1% टोटल वोट का कितना है? 298 बटे 20। और 100% टोटल वोट का कितना है? 298 बटे 20 गुणा 100। तो ये पंजे से कट जाएगा, पंजे। 298 पंजे निकाल लो। 298 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 8 पंजे 40 का 0, 4 गया 45 और 4 9, 4 गया 10, 1490 वोट। तो 1490 वोट हमारी टोटल थी, जिसमें से 40% हारे को मिल गई, 60% जीते को मिल गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लो। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये वोटिंग वाला हिसाब किताब ऐसे होता है। एक और सवाल मैं वोटिंग का ले आया हूं, उसको भी देख लेते हैं। ये सवाल आप नोट डाउन कर लीजिए पहले कि भाई ये एकदम बेसिक सवाल है, इसमें हर एक बंदा मतदान के लिए गया, कोई अवैध वोट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी मैं एक सवाल और लेके आया हूं जिसमें वोटिंग देखते हैं। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। सेम सवाल है, कर लोगे भाई? 60% मिले, दूसरे को 40% मिले, तो 20% का अंतर 1600 के बराबर, 1% का 800 के बराबर, 1% का कितना हो गया? 80 के बराबर 8000 वोट हो गई। कितनी वोट हो गई? 8000। सेकंडों का सवाल है, बता दिया मैंने। देखिए 20% का अंतर किसके बराबर? 1600 के, एकदम सेकंडों का। 1% का अंतर 80 के बराबर, 100% किसके बराबर हो गए? 8000 के। क्वेश्चन ही खत्म है। पिछली बार वाला देख लो, अभी खत्म कर दोगे, सेकंडों में करोगे अब आप सवाल। यह पढ़ने के बाद सेकंडों में सवाल अटेम्प्ट करोगे। जो मेन सवाल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अब आएगा। ये लीजिए, ये है मेन सवाल। अब देखिए इसको, ये हमारा वोटिंग का अंतिम सवाल भी है। और इसको आप देखिए, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 2% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल वोटों की संख्या इतनी है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या बताइए। तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या बताइए, ये उसने पूछा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है अगर हम इसको करते हैं। तो देखिए मैं ये मान के चलता हूं 100% हमारे टोटल वोटिंग हुई, उसमें से अवैध कितनी थी? अवैध को तुरंत हटा दीजिए क्योंकि वो काउंटिंग में जुड़ती ही नहीं, कहीं भी नहीं जुड़ती, 2%। तो वैध वोट कितने थे? वैध वोट ही जुड़ेंगे काउंटिंग में, 98% थे, 98% टोटल वोट के। ठीक है। अब वो कहता है कि आप जो उसको प्राप्त हुई वो 55% प्राप्त हुई।
55% प्राप्त हुआ कुल वैध वोटों का, इसका 55% प्राप्त हुआ है उसको, किसका? कुल वैध वोटों का 55% उसको प्राप्त हुआ है। तो वैध वोटों का 55% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 98 गुणा 55, 98 गुणा 55, 100 से भाग कर देंगे, वैध वोटों का ही तो प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 गया 490 गुणा 490, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 53.90। तो जो जीता उम्मीदवार है ये, ठीक है, एक उम्मीदवार को मिले 53.90% वोट, शेष जो बचे वो इसको मिल गए, माइनस करके यहां लिख देना। ये हमारा टोटल हो गया, लिख दीजिए कितना हुआ। ये हो गया हमारा 98.00 में से कितना माइनस कर दो? 53.90, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना बचा मेरे दोस्तों? ये बचा हमारा 7, तो ये कितना हो गया हमारा? 4, और ये कितना रह गया? 4 नहीं रहेगा, हाँ 4 ही रहेगा, 44.10। देखने में सवाल बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, अभी बता दूंगा, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, यदि कुल वोटों की संख्या 104000 है, ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 104000। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि ये कुल वोटों की संख्या कह रहा है, ना कि वैध ना अवैध, कुल वोटों की, तो उसमें वैध भी आएंगे, यानी 100% ही इतने वोट हैं, तो 100%, ये इंपॉर्टेंट है कि 100% वोट ही इतने हैं, कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो 100% के 100% कितने वोट हो गए दोस्तों? तो ये हो गया हमारा 100% टोटल वोटर, टोटल वोटर बराबर है 104000 के। तो 1% टोटल वोटर का कितना होगा? टोटल वोटर जल्दी से बता दो, 1040, क्या इतना होगा? 2 जीरो कट जाएंगे, जब 100 नीचे जाएगा तो 1% कितना हो गया? 1040। अब वो कह रहा है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोट, यही तो वैध वोट पड़े हैं 53.90, उम्मीदवार के उसमें कितने पड़े हैं? 53.90, किसके? वैध, एक पर, ये कितना परसेंट है? 53.90% है, और 1% टोटल वोट का किसके बराबर है? 10। तो बताइए 53.90% टोटल वोट का किसके बराबर हो जाएगा? 1040 गुणा 53.9, 1040 गुणा 53.9। तो यहां से दोस्तों आप अब बड़े आराम से निकाल लोगे। आपको करना क्या है? 104 की गुणा 539 में करनी है। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन 104 की गुणा अगर आप 53.9 में कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आप इसकी गुणा करके आंसर टिक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वैध वोट अवैध वोट, ये बिल्कुल टफेस्ट से टफेस्ट सवाल भी मैंने आपको करा दिया, इतना मुश्किल सवाल भी करा दिया कि अब आपको इजी सवाल बिल्कुल हलवा लगेंगे, चुटकियों में सवाल करोगे, जैसे कि ये वाले सवाल जो है अब आपके लिए चुटकियों भर के सवाल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास बहुत बढ़िया रही होगी आपके लिए, और हमारा यहाँ पर जो है जो परसेंटेज का वो सारे टाइप कवर कर दिए हैं हमने। हमें उम्मीद नहीं थी कि थोड़ा क्लास लंबी हो गई आज, तो हमने फिर भी सारे टाइप आपके कवर कर दिए हैं। आप अच्छे से चारों क्लासेस देखिए और परसेंटेज में परफेक्ट हो जाइए दोस्तों। और एक जो हमारा मोटिवेशन है, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब, ये थोड़ा सा दोस्तों कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन और मिले और हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं क्लासेस आपके लिए लेके आए दोस्तों। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।